Hello dear CLAT aspirants, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I'm your mentor Harshvardhan Tripathi and now we are in the final leg of a preparation. आखिरी के 30 दिन बचे। आप ये सोच रहे होगे कि सर हमारी हालत ख़राब है यहाँ पे और आप इतने एक्साइटेड साउंड कर रहे हो। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि हमारे काम का लोड खत्म होने वाला है। 30 डेज बाद आप सबका सिलेक्शन कराने के बाद मस्त वेकेशन पे हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि 30 डेज तक आपकी प्रिपरेशन को हमें अलाइन रखना है ताकि आप पाथ से ना भटके, आप अपने कर्तव्य पथ से ना भटके। इसमें मैं आपको आखिरी 30 डेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि आप एक रेड स्केच पेन खरीदिए। जी हाँ, एक रेड स्केच पेन। क्यों आपको रेड स्केच पेन खरीदना है? क्योंकि अब जो आप मॉक्स लगाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइनिंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यही वो मॉक्स हैं आखिरी के 30 दिन के, जहां पे आपको आपकी मिस्टेक्स पे वर्क अराउंड करना है। तो आपने जितने भी अभी तक मॉक्स लगाए हैं, ठीक है, अब आप जो भी मॉक सॉल्व करें उसमें नंबरिंग देना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 ऐसे करके। एंड एटलीस्ट आपके 30 मॉक्स, एटलीस्ट 30 मॉक्स आपके जो होने चाहिए, दे मस्ट बी रिविजिटेड एंड मस्ट बी सॉल्व। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड स्टेप आप लेने वाले हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड स्टेप इज दैट यू नीड टू राइट डाउन योर मिस्टेक्स नाउ। राइट डाउन योर मिस्टेक्स। अब आपको आपकी गलतियों की पोर्ट्री बनानी है और उन गलतियों को बार बार देखना है। जब तक आप इन मिस्टेक्स को असेस नहीं करेंगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, लेट अस से देयर इज दिस पैसेज, देयर इज दिस क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको इसके जो बगल वाला एरिया होता है, ये जो लेफ्ट आउट स्पेस होता है, यहाँ पे अपनी गलतियों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अलग पेन से, स्केच पेन से या रेड पेन से लिखना स्टार्ट करिए। और कोई भी मॉक आप देने जाएं उसके पहले पिछले 5 मॉक में वो चीज़ें उठा लीजिए। दूसरा काम आपको जो करना है, सेकेंड स्टेप दैट इज इंपॉर्टेंट, इज रिवीजन। दोस्तों, रिवीजन को नेग्लेक्ट मत करिए। रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना पड़ता है, क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन एंड रीविजिट भी बोलूँगा मैं। रीविजिट करिए, पुराने मॉक्स को विजिट करिए, पुराने स्टडी पैटर्न, जो भी मॉड्यूल्स आपने सॉल्व किया है, जो भी आप कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा बार बार लगातार रिवाइज करिए। देखिए, बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है बच्चों का क्लैट एक्सप्रेस पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पीरियड में, बहुत ही कम पन्नों में ये बहुत ज़्यादा जीके का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कवर कर देता है। इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एक चीज़ और बोलूँगा कि इसको पैरेलली क्या करिए, कोई भी टॉपिक अब आप रिवाइज कर रहे हैं, लेट अस से आप कोई भी टॉपिक रिवाइज करते हैं क्लैट एक्सप्रेस पे, फॉर एग्जांपल लेट से एक्सपो सैट के बारे में अगर आपको पढ़ना है, तो आप एक सिंपल सा काम करिए कि एक्सपो सैट को ऐसे ही गूगल पे खोल लीजिए सामने और थोड़ा उसका मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन या मिसलिनियस आर्टिकल्स को गो थ्रू कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप पैरेलली उस टॉपिक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जो जनवरी में क्लैट एक्सप्रेस की मैगजीन में था, बाद में अपडेट हुआ, तो आपने अगर गूगल कर लिया तो इस तरह के मिसलेनियस आर्टिकल्स आप रीड कर लेंगे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से आप रूबरू हो जाएंगे, राइट। एंड लास्टली आपको क्या है कि देखिए, पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ मिलती रहेगी। और आपको बेयर मिनिमम टॉपिक्स कितने करने चाहिए? 10 टॉपिक्स को आपको पर डे रिवाइज करना चाहिए। एटलीस्ट रिविजन 10 टॉपिक्स पर डे का करना चाहिए। और फिर मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मॉक्स में आ रहे हैं, तो मॉक टॉपिक्स को अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप एक ब्लैंक पेपर लिखिए। और आपके लेट से मॉक 57 हुआ, 57 में देर आर 5 टॉपिक्स और 6 टॉपिक्स दैट यू डोंट नो, तो आपने उस टॉपिक को इंडेक्सिंग कर ली। ऐसे करके आप पूरे टॉपिक्स की लिस्ट बनाते जाइए और इन टॉपिक्स को आप गूगल करके क्लैट एक्सप्रेस से प्रिपेयर करते जाइए और इनके आगे क्रॉस लगाते जाइए कि ये टॉपिक्स हो गए हैं। क्रॉस मतलब मुझे अब ये दोबारा टॉपिक्स नहीं करने हैं। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि मान लीजिए आप चीज़ें लगातार, अगर यू आर फॉरगेटिंग एंड नाउ 30 डेज में आपको लग रहा है, तो अब आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइटिंग एज इन कि आप एक ब्लैंक पेज उठाइए और उसमें फैक्ट्स को स्क्रिबल करना स्टार्ट करिए। फैक्ट्स को स्क्रिबल करना स्टार्ट करिए। आपको आपकी पैसिव मेमोरी को एक्टिव मेमोरी में कन्वर्ट करना है। आपको महारथी नहीं बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, बस वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉल मेमोरी में आनी चाहिए, जिसको हम एक्टिव मेमोरी कहते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जिसकी रिकॉल वैल्यू नहीं है, जो रिकॉल
में आपके न्यूरॉन्स ने उसको प्लान नहीं किया है, तो रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए पेन एंड पेपर इज द बेस्ट मेथड इन द लास्ट 30 डेज। कोई भी टॉपिक्स के नोट्स बनाने को नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक नोट्स आउट ऑफ न्यू टॉपिक्स। ऑल दैट आई एम आस्किंग इज that whatever you have studied, okay, while you are revising, put it down to pen and paper because it has to have a recall value. आफ्टर दिस, ये तो रह गई जीके की बात। अब जीके में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको पता चलते ही जाएंगे, और उसमें भी हम लोग आपको बहुत सारे टॉपिक लिस्ट देंगे। और क्लैट 365 जैसा आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया है। क्लैट 365 में आप 20 to 25 पेजेस पर डे करके भी कवर करिए, आपका काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 20-25 पन्ने पर डे करना है, यानी कि आपका 1 आवर से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा ये पूरा पढ़ने में, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है। यू हैव टू गो थ्रू इट वंस, यू डोंट हैव टू ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। एंड लास्ट में देखिए, क्यूटी में मैं ये बोलूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को अभी आप इम्प्रूव करने जाएंगे तो मे भी ना हो पाए, मे बी ये बहुत बड़ा चैलेंज लगे आपको। लेकिन इसमें आप बेयर मिनिमम क्या कर सकते हैं? बेयर मिनिमम होता है कि भाई हर टॉपिक के बेसिक वन लाइनर ही सही, बेसिक 20 to 30 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें। अभी भी हमने क्यूटी नहीं उठाया है, तो एटलीस्ट उसके बेसिक के 20-30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, ताकि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगाए नहीं। और लास्टली 30 डेज में क्या करना है? 30 डेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है अपनी वर्सेटाइल नेचर रखना है। वर्सेटाइल नेचर क्यों? वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये है कि आप ऐसे सीक्वेंस बना के चल रहे हैं कि मैं सीआर करूँगा, लीगल करूँगा, इंग्लिश करूँगा, फिर जीके क्यूटी करूँगा। क्या पता ये सीक्वेंस क्लैट वाले दिन पे काम ही ना करे। आई एम नॉट आस्किंग कि आप अपने सीक्वेंस को चेंज करिए, आई एम सेइंग वर्सेटाइल नेचर पे रहिए, यानी कि कीप एक्सपेरिमेंटिंग। 3-4 मॉक में अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग, अगले मॉक में आप उठाइए, खुद ही से पैटर्न चेंज कर लिए। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका दिमाग एक सेट पैटर्न पे फिक्स नहीं जाएगा। बिकॉज देखो, हमें ना 2 घंटे के लिए, उस तारीख को 2 घंटे के लिए अपने दिमाग को फिक्स रखना पड़ेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका दिमाग किसी भी तरीके के मोल्ड में डालो, एडजस्ट हो जाए। मान लो अगर सीआर डिफिकल्ट आया तो जाहिर सी बात है आप इंग्लिश पहले करेंगे, अगर लीगल लेंदी आया तो आप लीगल पहले कर सकते हैं। इस तरह के परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपको करते रहने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि अगर पैटर्न चेंज करता हूं मैं तो क्या मेरे मार्क्स ड्रॉप होते हैं, क्या मेरे मार्क्स वही रहते हैं। बिकॉज इन एनी केस लास्ट 30 डेज पे आप आपकी गलतियों पे काम करेंगे। फोकस ऑन योर मिस्टेक्स मोर, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स मोर, ये मेरा पहला सजेशन रहता है, पहली हिदायत रहती है आखिरी 30 डेज में। किन चीज़ों पे आप गलती कर रहे हैं उनको फिगर आउट करिए। फोकस ऑन योर रिवीजन, focus on your revision more. In this case you got to revise more revision, and lastly after this focus on bare minimum QT practice, bare minimum QT practice। वैसे आप अभी एक सवाल पूछेंगे कि सर अखबार पढ़ना ज़रूरी होता है क्या? तो 15 नवंबर तक का न्यूज़पेपर, 15 नवंबर तक का न्यूज़पेपर गो थ्रू करना चाहिए। न्यूज़पेपर शुड बी रेड एटलीस्ट, और ये सेफर साइड पे रहने के लिए। एंड लास्टली जो टारगेट है हमारा, टारगेट इज टू स्टेबलाइज आवर स्कोर्स, टू स्टेबलाइज आवर स्कोर्स बिटवीन 70 to 80 मार्क्स। अगर आपका ये लेट से नहीं आ रहा है, 70-80 मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आप 30 डेज में एटलीस्ट वंस, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप किसी भी फिगर पे हो, आप 40 नंबर ला रहे हो अभी तक या 50 नंबर ला रहे हो, आप किसी भी एक मॉक में एटलीस्ट वंस ट्राई टू हिट द बेयर मिनिमम ऑफ 70, जो 70 लेके आ रहा है, ट्राई टू हिट द मैक्सिमम ऑफ 80। ये सभी काम आप करेंगे तभी ये हो पाएगा। याद रखिएगा, आपका जो मॉक में स्कोर है और जो क्लैट में स्कोर है वो +-10 है। और इसके बाद लास्ट में मेंटल कंपोजर अपना जो है वो लूज़ नहीं करना है। वैसे मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव करता नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव इन मेंटल हेल्थ, आई डोंट बिलीव इन मेंटल कंपोजर नाम की चीज़। बिकॉज अगर ज़िंदगी में मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ मुकाम हासिल करना है, कहीं पहुँचना है, पैसे कमाने हैं, करोड़पति बनना है, तो मेंटल कंपोजर और कंफर्ट के साथ कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना वो वर्क लाइफ बैलेंस, वो सब बकवास होता है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए है तो हम लगातार उसके लिए काम करेंगे, और अगर आप क्योंकि लगातार काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या है कि आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। जैसे बड़ा
अगेन मैं आपको थोड़ा सा हटके कुछ बात बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा वीडियो है तो मैं बता सकता हूँ जो मुझे आप तक बात पहुँचानी है, मैं अपने तरीके से पहुँचा सकता हूँ। और मैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ टीचर्स में सेट नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं। तो मैं कुछ एक अलग सी बात आपको बताऊंगा। कर्म ध्येया वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं लोग कि तू तेरा कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। यानी कि तुम कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है, इफ आई रिवर्स इंजीनियर इट, तो मैं आपको एक रियलिटी चेक दे दूंगा। देखिए, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप इनपुट्स नहीं दे पा रहे हैं, या अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और आप गिव अप करने की पोजीशन पे आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि आपका एंड रिजल्ट जो था वो फिक्स था, और इसीलिए आपके एक्शंस अभी खुद को उस रिजल्ट के हिसाब से अलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आउटकम पे मेरा कंट्रोल नहीं है, और हमारा आउटकम क्योंकि फिक्स है, उसी के हिसाब से हमारे एक्शंस होते हैं। तो जब हमारा आउटकम फिक्स है, अगर हम आज पढ़ नहीं पा रहे, 5 घंटा 6 घंटा बैठ के दे नहीं पा रहे, मॉक एनालिसिस और मॉक रीटेक करने में हमारी हालत ख़राब हो जा रही है, तो आप समझिए ना बात को, ये फर्स्ट साइन है कि आपका एंड रिजल्ट क्या है, फिक्स है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लड़ाई हमारी जब विधि विधान से होने लगे, और एक कहते हैं ना ह्यूमन माइंड है, एक ह्यूमन ब्रेन है, एक ह्यूमन एस्पिरेशन है जो चाहता है इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना, तो आपको इस एग्ज़ाम को अपने दिमाग में पहले तो बी लिटिल करना पड़ेगा। यानी इस एग्ज़ाम की ताकत को अपने दिमाग में कमज़ोर करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि ये एग्ज़ामिनेशन कोई इंसान ही बैठ के बना रहा है, ये पेपर किसी आदमी ने ही बैठ के बनाए हैं, भगवान बैठ के नहीं बना रहा है। अगर भगवान बैठ के बना रहा होता तो मे बी मेरी लड़ाई असंभव होती, लेकिन वो इंसान ही क्या जो भगवान से परास्त हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब पूरा सिस्टम, यू नो, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ये वाला हिसाब आपको लगाना चाहिए। और जब आपको प्रमाण के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप एफर्ट नहीं दे रहे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आउटपुट फिक्स है, उसके हिसाब से आपके एफर्ट हैं, सो गॉट टू फाइट दैट, यू गॉट टू फाइट दैट, एंड यू गॉट टू चेंज दैट। अगर कोई कह रहा है कि आप 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो करके दिखाएंगे। अगर कोई कह रहा है कि क्लैट में हम AIR 1 नहीं ला सकते, तो वो तो खैर किसी को नहीं पता होता है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अंडर 100 लेके आए। किसी ने हमसे किसी ज़माने में कहा था कि तुम्हारी अंग्रेज़ी जो बाबू बहुत बेकार है, तो हम उसको गलत साबित करके दिखाएंगे, और एक ऐसा पेपर जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही मेजर रोल है, वहाँ पे अंडर AIR 100 लेके आएंगे। और अगर कोई हमसे ये कह रहा है कि बेटा वकालत करके, लॉ करके क्या करोगे, छोटे मोटे एफिडेविट बनाओगे, कचहरी में प्रैक्टिस करोगे, कौन पूछेगा तुमको, तो उसके लिए वकील का एक ऐसा एग्जाम्पल बन के बताएंगे कि वो आने वाली पीढ़ियों को हिदायत देगा कि इसके जैसा वकील बनो अगर बनना है तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपके फंडामेंटली माइंड में जो वाई होता है वो क्लियर करती हैं। जब आपका वाई क्लियर है, व्हेन यू हैव दिस पर्टिकुलर वाई विच इज़ क्लियर, आई थिंक वो जो रास्ता है, द पाथ दैट इज़ देयर, ओके, यू विल कंटिन्यू टू वॉक ऑन दिस। आप इस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, कभी भी हिंड साइड पे काम नहीं करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, हिंड साइड पे काम मत करो, फोर साइड पे काम करो। जो आने वाला है आप उसी को बदल सकते हो, और आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक्शन से बदल सकते हो। लास्ट में मैं अपनी बात को बोल के ख़त्म करूँगा, क्योंकि क्लैट 2025 के लिए शायद ये मेरा आखिरी मोटिवेशन सेशन होगा या स्ट्रैटेजी वीडियो होगा जो मैं जनरली बताऊँ। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपने देखा होगा कि मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं चल रहा हूँ, मैं सीधे आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके कम टाइम में आपको माइलेज कवर करेगी। क्योंकि लास्ट में मुझे आपसे क्लैट 2025 के एस्पिरेंट्स, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोबेबली द लास्ट सेशन, or you can say strategy session that I'm going to take, that I'm taking and I'm recording it right now. And in this, my last message would be that life में what goes around comes around पे believe करते हो आप? Do you believe in this? What goes around comes around. What you are chasing is chasing you. What goes around comes around पे आप believe नहीं करते होगे। क्या आप नंबर 8 पे believe करते हो? आप नंबर 8 पे बिलीव नहीं करते ना, तो वो छोड़िए। बट वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड का जो मतलब है, द एनर्जी दैट यू सेंड आउट इज कम बैक, विल कम बैक टू यू। एंड क्यों कहते हैं लोग कभी निगेटिव में मत बोलो, क्योंकि यूनिवर्स को निगेटिव में सुनाई नहीं देता है, ठीक है। यूनिवर्स को ये नहीं दिखाई देता है, ये सुनाई नहीं देता है, ये समझ नहीं आता कि मैं नहीं कर सकता।
तो इसीलिए क्योंकि उसको वो चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप तक वापस देगी भी नहीं। तो आपको लिए मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, मैं ही निकालूंगा। आपके बैक ट्रैक में जब ये चलता रहता है तो आपका जो माइंड है और आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, आपका थॉट प्रोसेस है, अलाइन करता है कुछ ना कुछ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि दोस्त, इस चीज़ को आज तक कोई नहीं झुटला पाया है, किस्मत भी नहीं झुटला पाई है। तरक्की और जो कहते हैं ना सफलता और एफर्ट्स में जो को रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आप इसको फिजिक्स के लॉ से लगा लीजिए तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। ये पढ़ा ही होगा आपने, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है। ठीक है, आप इसको लॉ ऑफ एडिशन के साथ कर लीजिए कि 1+1 होगा तो ही वो 2 होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू जो है वो कोई नहीं चेंज कर सकता, 0 की जो वैल्यू है वो कोई नहीं चेंज कर सकता। कब जब हमारा पूरा ज़िंदगी और पूरा सिस्टम और पूरा कंप्यूटर बाइनरी है, यानी कि एक चीज़ प्लस है, दूसरी चीज़ माइनस है, एक चीज़ 1 है, दूसरी चीज़ 0 है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो एक्शन है वही रिएक्शन है। फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी भी इस चीज़ को अग्री करती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो समझो ना बात को कि कर्म देहा वादी का रास्ते माँ फलेशु कदाचन हो, चाहे ये सारी थेरीज हो, एक ही बात है, तू एक्शन देगा तो आउटपुट आएगा, तू एफर्ट डालेगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो मैं लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्त, आखिरी 30 दिन बचे हैं, तो इसमें ये पार्ट को ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे इस टाइम पे, तो आपका एंड रिजल्ट फिक्स है, सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं इस टाइम पे, आप एक्स्ट्रा पेन ले रहे हैं, आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, आप खुद को डिसिप्लिन में रख रहे हैं, आपने दोस्त छोड़ दिए हैं, आपने आपके प्रेम संबंध त्याग दिए हैं, आपने घर वालों को नकार दिया है, ज़माने से लड़ाई छेड़ दी है, क्लैट कंसोर्शियम से मोर्चा छेड़ा हुआ है आपने, तो अगर आप इस सिलसिले में एफर्ट लगाएंगे तो मे बी देर इज़ अ चांस ऑफ सेलेक्शन दैट यू विल क्रिएट फॉर योर ओन सेल्फ। तो याद रखिएगा, आखिरी के 30 डेज में it is not the best mind that will make it through the CLAT. It is the most resilient, most focused and most dedicated mind that will make it through CLAT. Because साल भर आप क्या करते हुए आए हो doesn't matter. आप इन लास्ट 30 डेज में अपनी फाइट का क्या मोमेंटम बनाते हो, that will decide whether the turtle wins the race or the rabbit wins the race. And in this case, nobody can say that you are a turtle or you are a rabbit, because at the end of the day, आप जब लाइन के उस पार पहुंच जाते हो तो आप ज़माने के लिए उदाहरण बन जाते हो। आप लाइन के इस पार रहते हो तो ज़माना आपको सिर्फ नकारेगा ही। तो विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। इसको, इन सब बातों को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है 30 डेज़ में। आप अगर मैं ये बोलूं कि तुम अगर मेहनत अभी नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो भारत देश के किसी कोने में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो दिन रात मेहनत कर रहा है तुमसे, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी रैंक, तुम्हारी पोजीशन छीनने के लिए। अभी भी तुमको मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो आई डोंट नो व्हाट एल्स विल मोटिवेट यू। समझ रहे हो ना? वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर चढ़ा रहे ये जय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। समझ रहे हो ना? ये याद रखिएगा, ये लाइन मेरे को बहुत अंदर से झंझोरती है, शेकअप करती है कि वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव। लोग हमको सिंपैथी दे रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो की थी तुमने, क्लैट नहीं हुआ। या हम शौर्य का चुनाव करेंगे, नहीं जीत गए, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अच्छे थे बुरे थे, तुम्हारी डिक्शनरी में ए में थे कि जी में थे, सिलेक्शन हो गया मेरा ब्रो, आई एम सिलेक्टेड, सो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंक। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सेक्लूड कर दिया है, लाइफ में डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं कि आगे लाइफ अच्छी है कि बुरी है। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। अभी भी टाइम है, 30 डेज, यू कैन स्टिल make it, you can still pass that line and you can still be in that hall of fame. Remember this. This was Harshvardhan Tripathi. I hope you will make the most out of this, and greetings to your family, my warm wishes to your family, a very warm and happy Diwali to all of you,
ऑल द लव टू यू, ऑल द ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम द इंटायर फैमिली ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। अगर यहाँ पे मेरे साथ आज सागर सर होते और वो आपको कुछ एड्रेस कर रहे होते तो कितना अच्छा होता हमारे लिए। बट सागर सर दिन रात लगे हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आपके साथ, आपकी तैयारी में, आपकी लड़ाई में पुरजोर तरीके से हाथ पकड़ के आपका चले, आपको गिरने ना दे। तो सागर सर की तरफ से, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के सभी टीचरों की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। मे दिस दिवाली bring light in you, may this Diwali bring joy in your family, in your life, and may you reach where you always aspire to be. Thank you so much. Signing off from today's video. I'll see you guys in the next.